Bismillahirrahmanirrahim. ADP Commerce, specialization in accounting and finance, Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. The subject is business law, ADC 01304, and today's our topic is contract and its types. First of all, I will define what is contract. The simplest definition of contract is an agreement enforceable by law is a contract. So on the basis of this definition, we can define here that there will be two elements of a contract: agreement and enforceability. What is an agreement? If in simple words we want to define agreement, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो इन्फोर्सेबल है, दो लोगों के दरमियान में है, कंसिड्रेशन है उसके अगेंस्ट, तो हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट है। इसके लिए इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम कहें कि दो पार्टीज़ के दरमियान में सबसे पहले एक पार्टी दूसरे को कोई प्रपोजल पेश करती है, दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में प्रॉमिस बन जाता है। ये प्रॉमिस अगर अगेंस्ट कंसिडरेशन है, मतलब अगर गिव एंड टेक हो रहा है, एक चीज़ दी जा रही है उसके बदले में कोई पेमेंट की जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की टाइप्स की जब बात करें तो दो मेन टाइप्स हैं एग्रीमेंट की, एक सोशल एग्रीमेंट और एक लीगल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम अपने किसी दोस्त से प्रॉमिस करें कि लंच पे उसे ज्वाइन करेंगे और नहीं कर सकते तो सिंपली उसको एक्सक्यूज़ कर लेंगे, इसके पीछे कोई लॉफुल हम एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा है लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट चूँकि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है दो पार्टीज़ के दरमियान में, और उसमें अगर कोई पूरा नहीं करता उस एग्रीमेंट को तो उसके खिलाफ कोई भी हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक जो हैं दो एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। हम दूसरे की बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी वो किसी कोर्ट से रिकॉग्नाइज किया गया होगा, उसके पीछे कोई एक्ट होगा जिसकी बेस पर आप उसको कर रहे हैं, आपने उसको दोनों पार्टीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इसी से रिलेटेड है, इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड उस वक्त होगा अगर उसमें ये 10 इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे। नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि अगर एक पार्टी ऑफर कर रही है, लॉफुली ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी लॉफुली उसको एक्सेप्ट कर रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नंबर 2, लीगल ऑब्लिगेशन, कि दोनों पार्टीज़ जो हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगी कि वन पार्टी अगर उसको प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती तो वही उसके लिए लायबल होगी कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके दरमियान में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। अगर एक पार्टी अपना कोई ऑब्जेक्ट सेल कर रही है, देने के लिए उसने प्रॉमिस किया है, तो दूसरी पार्टी उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉफुल कंसिडरेशन, जो क्लियर हो बिल्कुल। नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट तय पाता है दो पार्टीज़ के दरमियान में, तो उन पार्टीज़ की जो कंडीशंस हैं उसके लिए, कैपेसिटी के लिए, उसमें नंबर 1 है मेचोरिटी की एज होना ज़रूरी है। नंबर 2, साउंड माइंड का होना ज़रूरी है। नंबर 3 ये कि वो डिसक्वालीफाई ना हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के तहत। नेक्स्ट एलिमेंट है फ्री कॉन्सेंट, कोई भी प्रेशराइज करके उससे कॉन्सेंट ना ली गई हो, गन पॉइंट पे एग्रीमेंट ना लिखवाया गया हो, तो बिल्कुल फ्री कॉन्सेंट हो दोनों पार्टीज़ की, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो पार्टी, दोनों पार्टीज़ हैं वो लीगल एक्टिविटी कर रही हैं, लॉफुल एक्टिविटी कर रही हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही जिससे कि पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे देने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी अमाउंट दूंगा, 5,000 दूंगा, तुम फलां बंदे को मारो, तो ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई घर रेंट पर लेता है और उसका पर्पज़ है गैम्बलिंग करना, तो हम कहेंगे कि ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऑरल फॉर्म में भी होते हैं, वर्बल भी होते हैं, लेकिन अगर वो इन राइटिंग है और रजिस्टर हो गया है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको बाद में कोई भी उसके ऊपर कोई अगेंस्ट एक्शन अगर लेना पड़ेगा तो उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद
है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स में जो मेन चीज़ है वो है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत क्लियर हो, कंप्लीट हो, उसमें तमाम टर्म्स बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट लिखी गई हो और सर्टन हो, यकीनी हो, तो हम कहेंगे कि सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स का एलिमेंट उसमें मौजूद है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 9 है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ऐसी इम्पॉसिबल एक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट ना किया गया हो कि एक पर्सन दूसरे को कहे कि मैं तुम्हें जादू से ख़जाना तलाश करके दे दूंगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। फिर लास्ट वन है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, के जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनी एक्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट दी हुई है सेक्शन 24 से 30 तक, कोई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड जो वाइड एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें तो शामिल नहीं है, तो अगर वो उसमें शामिल होगा तो वो वाइड होगा, उसका उसमें शामिल ना होना ज़रूरी है अगर हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी हैं, इसको हम पहले कैटेगराइज करेंगे। मेन इसकी 4 कैटेगरीज बनती हैं, कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी, दूसरी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, तीसरी है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और चौथी है अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। जितने भी हमने पीछे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं वो तमाम के तमाम उसके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड होने के लिए, जो 10 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, ये आपको इस पेज पर नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नॉट बाइंडिंग इन लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वाइड, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय लॉ उसको सीज कर दिया जाता है तो वो वाइड हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज़ हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड उस वक्त होगा अगर फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में से कोई भी सर्कमस्टांस आपको नज़र आता है। नंबर 1 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में हम एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक शख्स ने दूसरे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो 2 दिन के बाद उसे अपना घर सेल कर देगा, लेकिन अगले ही दिन उसके घर में आग लग जाती है या उसका घर डैमेज हो जाता है पूरे का पूरा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, क्योंकि अब वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा अगर हम देखते हैं कि उसमें जो परफॉर्मेंस, बिफोर परफॉर्मेंस उसमें कोई इलीगल पॉइंट जो है वो सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो 100 बैग्स ऑफ वीट जो है वो दूसरे पर्सन को उसने सेल करनी है, ये एग्रीमेंट हुआ है उनका, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन बिफोर डिलीवरी गवर्नमेंट बैन कर देती है प्राइवेट ट्रेड पे। तो ऐसी सूरत में अब वो जो पहले लीगल था काम, चूँकि अचानक गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से वो इलीगल हो गया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा। नंबर 3 है रिजेक्शन ऑफ ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, व्हेन पार्टी दोज कॉन्सेंट इज़ नॉट फ्री रिजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक शख्स से ज़बरदस्ती कार ख़रीद ली जाए तो ऐसी सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम कहेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड नंबर 4 है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट, कि परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए सर्टन इवेंट। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरे पर्सन के साथ कि वो उसे 1 लाख रुपीज़ देगा, और जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसी कॉलेज से में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन सेकंड पर्सन जो है वो एडमिशन उसे नहीं मिलता, तो पहले वाले से उसे वो अमाउंट नहीं मिलेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर वो सेकंड पर्सन फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब चूँकि उसका एडमिशन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली उसे वो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तो ये उसका
जो एग्रीमेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट इसमें जो इस कैटेगरी में जो टाइप है वो है वाइड एग्रीमेंट की। वाइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड, कि जिसको बाय लॉ एनफोर्स नहीं करते वो वाइड एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें जो ऑब्लिगेशन है पार्टीज़ की वो ये है कि पार्टी हु हैज़ रिसीव्ड एनी एडवांटेज इन बाउंड टू रिस्टोर इट टू द पार्टी फ्रॉम विच ही रिसीव्ड इट, बोथ द पार्टीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि ऐसे में दोनों पार्टीज बाउंड नहीं है उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स जो है वो प्रॉमिस करता है दूसरे शख्स से कि वो डॉग परचेज करेगा उससे 10,000 रुपीज़ में, और जो डॉग है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो और पार्टीज जो हैं वो अनअवेयर हैं उससे, और जब उन्हें पता चलता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड हो जाएगा। उसके बाद इस कैटेगरी में टाइप आती है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जो है which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others in a voidable contract, कि अगर वो एग्रीमेंट जो है वो बाय लॉ तो एनफोर्सेबल है वन और मोर ऑफ दी पार्टीज जो भी उसमें मौजूद हैं, लेकिन वो अदर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। A contract becomes voidable when the consent of one or more of the parties to a contract is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud, कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनेगा अगर ये पता चल जाए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें कोई प्रेशर था, कोई फ्रॉड किया गया था, ज़बरदस्ती जबरन वो साइन करवाया गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ की, कि कौन सी ऑब्लिगेशन होंगी पार्टीज़ के लिए जब हम बात करेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। कि जो जिस हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टीज़ इफ़ इट इज़ नॉट रिजेक्टेड बाय द पार्टी हैविंग द राइट टू रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट नहीं होता तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हम कहते हैं कि लॉ गिव्स एन ऑप्शन टू वन ऑफ द पार्टीज़ टू अवॉइड इट, कि लॉ बाय लॉ उसको ऑप्शन है मौजूद है पार्टी के पास कि वो उसको अवॉइड कर दे, उसको कैंसिल कर सकते हैं। एग्रीव्ड पार्टी जो है वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी से, और वन पार्टी जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकती है दूसरी पार्टी से उसके बदले में। अच्छा, नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो टाइप है वो है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट सच एज एब्सेंस ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, requisite stamp. When these defects are removed the contract can be enforced, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में नहीं था, उसके ऊपर स्टैम्प्स नहीं थी, सिग्नेचर्स नहीं थे, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं करवाई गई थी, तो हम कहेंगे कि वो जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट टाइप इन दिस कैटेगरी इज इलीगल एग्रीमेंट। illegal agreement, an agreement is illegal when its performance is forbidden by any law, कि अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मना है बाय लॉ तो और उसे परफॉर्म किया जा रहा है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो इलीगल बन जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दूसरी जो कैटेगरी थी हमारी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कहेंगे कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है स्पोकन में या रिटन फॉर्म में, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा कि तैयार किया जाएगा देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज़, के उसको क्लियरली बयान किया गया होगा, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद इसी कैटेगरी में सेकेंड टाइप है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड contract is made otherwise than by words spoken or written. It arises from acts, conduct or parties
एंड कोर्सेज ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल है कि एक शख्स जो है वो रेस्टोरेंट में गया, उसने एक चाय का कप लिया, अब उसने ऐसा काम किया है कि अंडरस्टूड है कि वो बाउंड है कि वो पेमेंट करेगा उसकी, उसने वर्ड से कुछ नहीं किया, उसने मेन्यू कार्ड लिया, उसमें से चाय जो है वो उसके लिए आई है, उसने बताया, और चाय का कप उसने चाय पी ली है। अब वो अंडरस्टूड है कि इम्प्लाइड है उसके ऊपर कि उसने वो पेमेंट करनी ही करनी है। थर्ड इसमें जो टाइप है इस कैटेगरी में वो है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉ इम्पोज करता है कुछ सर्टन ऑब्लिगेशंस कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, और ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जो कि एक पर्सन की अलाउ नहीं करता कि बेनिफिट या कॉस्ट की बेस पे। फॉर एग्जांपल है कि एक पर्सन को किसी की गुमशुदा जो गुड्स हैं वो उसे मिली हैं, ए इज़ बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू बी, और उसे पता है कि ये फ़लाँ की चीज़ है, तो वो पाबंद है कि वो उसकी चीज़ उसको वापस करेगा। और नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर एक पर्सन जो है कि वो कहीं गया, उसने विजिट किया किसी दूसरे के घर और वो अपनी कोई चीज़ वहाँ भूल आया, तो अब जो दूसरा शख्स है वो पाबंद होगा कि वो उसकी चीज़ के बारे में उसे मुत्तला करेगा, उसे इन्फॉर्म करेगा। थर्ड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में जो पहली टाइप है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड उस वक्त होगा जब जो दोनों पार्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली परफॉर्म करेंगी अपनी तमाम ऑब्लिगेशंस को, और कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसे अनडन नहीं छोड़ेंगे, वो उसे कंप्लीट करेंगे, हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक शख्स बुक्स ख़रीदता है दूसरे शख्स से, और पहला शख्स जो है वो उसे बुक्स पहुंचाता है और दूसरा शख्स उसको प्राइस पे करता है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जिसने बुक्स देनी है उसने बुक्स उसको प्रोवाइड की, और दूसरे ने पेमेंट देनी है उसने उसको पेमेंट कर दी, तो दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया। नेक्स्ट इसमें इस कैटेगरी में जो दूसरी टाइप है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है ऐसा होता है जो पीछे रह जाता है, जो कंप्लीट नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, उसमें कुछ ना कुछ अभी मिसिंग है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपनी गाड़ी दूसरे पर्सन को सेल करता है, अमाउंट बता देता है कि इतने पैसों में करनी है, और उसने उसने फर्स्ट पर्सन जो है उसने प्राइस उसको पे नहीं की, और दूसरे पर्सन ने उसको अभी गाड़ी डिलीवर नहीं की या उसको फराहम नहीं की, तो दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अभी प्रोसेस में है, अभी उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन सिर्फ उन्होंने बात की है, बात तय हो गई है, उसका सौदा पूरा हो गया, लेकिन अभी उन्होंने उसको परफॉर्म नहीं किया। फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स हो सकती हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के दरमियान में, इन अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी इज़ बाउंड बट द अदर पार्टी चूजेज टू बी बाउंड बाई इट, कि एक पार्टी जो है वो पाबंद है, जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी वो सिर्फ उसी के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो प्रॉमिस करता है कि मैं अगर मेरा एक गुमशुदा बैग है, जो भी उसे तलाश करके लाएगा तो मैं उसे 1000 दूंगा। अब दूसरा जो है वो पाबंद नहीं है उसका बैग तलाश करने के लिए, अगर कोई ले आएगा डेफिनेटली तो वो उसको वो रकम जितनी उसने कही थी वो उसको अदा कर देगा। इसी के अंदर जो सेकंड टाइप है वो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ बाउंड होती हैं, जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो दोनों के ऊपर लागू होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वाइड एग्रीमेंट, नेक्स्ट यहाँ आपको डेफिनेशन नजर आ रही है कोलेटरल एग्रीमेंट। व्हेन एन एग्रीमेंट इज इलीगल अदर एग्रीमेंट विच इज कोलेटरल टू इट इज ऑल्सो इलीगल सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि अगर एक एग्रीमेंट इलीगल है दूसरा लॉ जो एग्रीमेंट जो है जो उसी के साथ ही रिलेटेड है तो वो भी ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगा और उसको भी बाय लॉ एनफोर्सेबल वो नहीं रहेगा। यहाँ स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करना है जो टॉपिक आपको सामने नज़र आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
इसके यहाँ 7 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। At the end of lecture, there are some short questions for examination point of view. You will have to prepare these questions. Some test questions. And short notes here also. Students, this is a very important topic from examination point of view. I hope you have understood all the points we have discussed today. So prepare these or topics, headings, subheadings, definitions, types, categories for examination purpose. And if there is any query, ask in comment section. Thank you, students.